नमस्कार दोस्तों। नेपाल इन दिनों भीषण राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के बीच हाल ही में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ने युवाओं के गुस्से को ज्वालामुखी की तरह भड़का दिया है। खासतौर पर जैन जेड वर्ग जो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान, आज़ादी और लोकतांत्रिक हिस्सेदारी रख देखता है, इस फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला मान बैठा है। अब नतीजा यह हुआ कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा में कब बदल गया मालूम ही नहीं चला और अब तक 19 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालात ऐसे बने हैं कि गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने साफ कर दिया कि वे अभी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन 2 दिन की उग्र हिंसा और आगजनी के चलते उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे संकट की जड़ें कहां हैं और नेपाल का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा। तो थोड़ा समझते हैं इस बारे को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और वहाँ पर एक तख्ता पलट हो चुका है। ये समझो आप, नेपाल सरकार ने 3 दिन पहले अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स यानी ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां तय समय में पंजीकरण नहीं करा पाई और नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। सूचना मंत्री ने दावा किया कि यह सेंसरशिप नहीं बल्कि नियमन के तहत उठाया गया है, लेकिन जनता ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। खासकर युवाओं ने इसे अपने अधिकारों पर सीधा हमला बताया। नेपाल में जैन जेड आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोजगारी और महंगाई से पहले ही परेशान है। ऐसे में जब सोशल मीडिया, जो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच और आवाज़ है, और जब उस आवाज़ को ही छीन लिया जाता है तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आएगा ही। सोमवार को राजधानी काठमांडू से लेकर ललितपुर, पोखरा, बुटवल और ईटहरी तक हजारों युवा अनबैंड सोशल मीडिया और स्टॉप नेपो किट पॉलिटिक्स जैसे नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे टकराव शुरू हुआ। पुलिस ने बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई जगह लाठीचार्ज भी किया। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सरकार को काठमांडू में सेना बुलानी पड़ी। समझो, हिंसा इस कदर हावी हो चुकी थी कि आर्मी को बुलाना पड़ा। संसद भवन और आसपास के इलाकों का नियंत्रण आर्मी ने संभाला। राजधानी समेत 5 बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया और सभा, जुलूस, रैली आदि पर रोक लगा दी गई। यह प्रतिबंध केवल व्यवस्था बहाल करने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने के लिए भी था कि सरकार अब सख्त रवैया अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। इस हिंसा में अब तक 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। यह आंकड़ा नेपाल जैसे छोटे देश के लिए बेहद बड़ा है। आपको पता है कि नेपाल की आबादी बहुत कम है और उसमें 19 लोगों की अगर मौत हो चुकी है तो आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने साफ कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन जब जनता ने इसका कड़ा विरोध किया तब कहीं जाकर उनका इस्तीफा हुआ। उन्हें पता चल गया था कि इलाज के नाम पर पीएम ओली दुबई भागने की फिराक में है। वैसे ही हिंसा और तेज हो गई और जगह जगह आगजनी और धमाकों की आवाज़ से नेपाल गूंजने लगा। आक्रोश के बीच ओली को इस्तीफा देना पड़ा, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं, जिसकी मांग जनता के द्वारा लगातार की भी जा रही थी। युवाओं को गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, भले ही चिंगारी सोशल मीडिया बैन से भड़की, लेकिन आग की असली वजह गहरी है। नेपाल की युवा पीढ़ी भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवारवाद यानी चाचा भतीजा परिवारवाद जिसे बोलते हैं हम लोग, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर नेपो के ट्रेंड चलाकर नेताओं के बच्चों पर ऐश करने का और सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोग अपने परिवार और चहेतों को ऊंचे पदों पर बैठा देते हैं, लेकिन योग्य युवाओं को यह अवसर नहीं मिलता। अब नेपाल की, आपको जैसा कि पता है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो कोविड के बाद लगातार से दबाव में है। पर्यटन उद्योग, जो वहाँ की जीडीपी का बड़ा हिस्सा था, पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है। महंगाई और रोजगार की कमी से युवाओं का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर रोक उनके धैर्य की आखिरी सीमा पार कर गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और दबाव, नेपाल में हुई हिंसा पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार इकाई ने चिंता जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी हिंसा की निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। ये बयान नेपाल सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता और पड़ोसी देशों के निवेश पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि सरकार ने स्थिति संभालने में देरी की तो निवेशकों और टूरिस्टों का भरोसा और भी गिर सकता है और स्वाभाविक है ऐसा होना। अब यहाँ पर नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जिन्हें अब तक सत्ता का मजबूत खिलाड़ी माना जाता था, उन्होंने हिंसा के दूसरे दिन जनता के तीव्र विरोध के बीच इस्तीफा दे दिया। लगातार बढ़ते प्रदर्शनों, युवाओं के गुस्से और विपक्ष के दबाव ने ओली सरकार की नींव हिलाकर रख दी। पहले ही गृह मंत्री के इस्तीफे से सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठे और यही नहीं, और भी मंत्रियों ने, कृषि मंत्री आदि ने भी इस्तीफा दे दिया था और अब प्रधानमंत्री का हटना इस राजनीतिक संकट को और गहरा कर गया है। संसद में विपक्षी दलों ने इसे जनता की जीत बताया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम नेपाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत करेगा। नेपाल में जो कुछ हो रहा है बेहद खौफनाक हो रहा है और इस्तीफा के बाद भी, पीएम का इस्तीफा हुआ उसके बाद भी यहाँ पर लगातार हिंसा जारी है। नेपाल एक युवा लोकतंत्र है। 2008 में राजतंत्र खत्म होने के बाद से यह देश कई राजनीतिक संकटों से गुजरा है। हर बार सत्ता के लिए संघर्ष और भ्रष्टाचार के आरोपों ने जनता का भरोसा हिलाया है। जैन जेट का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की आज़ादी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक बदलाव की मांग का संकेत है। यह पीढ़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से तंग आ चुकी है। यदि सरकार इनकी आवाज़ को दबाती है तो आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन हो सकते हैं। यह भी संभव है कि नेपाल में नए राजनीतिक चेहरे उभरें जो युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा करें। अब नेपाल इस समय इतिहास के सबसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थमने के बजाय और भड़क गई है। जनता का गुस्सा केवल सत्ता परिवर्तन से शांत नहीं हुआ, बल्कि सड़कों पर बढ़ते आक्रोश ने यह संकेत दिया है कि असली समस्या व्यवस्था की जवाबदेही और विश्वास की कमी है। वित्त मंत्री पर हुई हिंसक घटना, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वित्त मंत्री को एक फ्लाइंग किक मारी जा रही है, जिसमें उन्हें भीड़ से बचने के दौरान फ्लाइंग किक का सामना करना पड़ा। इस बात का प्रतीक है कि जनता अब नेताओं के प्रति पूरी तरह आक्रोशित हो चुकी है। काठमांडू पर प्रदर्शनकारियों का पूर्ण रूप से कब्जा, सिंह दरबार और संसद भवन में आगजनी और सेना का बैकफुट पर जाना सीधा यह दर्शाता है कि राज्य की मशीनरी पूरी तरह पंग हो चुकी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या नया नेतृत्व जनता को विश्वास दिलाकर हालात काबू में ला पाएगा या फिर नेपाल और गहरे अराजक दौर में फंस जाएगा। अगर हिंसा इसी तरह जारी रही तो लोकतंत्र और संस्थाओं पर जनता का भरोसा और कमजोर होगा। इस संकट ने साफ कर दिया कि केवल चेहरा बदलने से हालात सामान्य नहीं होंगे, बल्कि नेपाल को ठोस राजनीतिक सुधार, पारदर्शिता और जनता की वास्तविकता भागीदारी की आवश्यकता है। यही भविष्य की स्थिरता की कुंजी होगी। और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। नमस्कार।